नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है संसद का ही बाग लोकसभा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा सीटों का आवंटन के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। संविधान में यह है उल्लिखित है कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटें जनसंख्या के अनुपात में समान होंगी या होनी चाहिए। राज्यों के बीच समानता के साथ साथ प्रत्येक राज्य के अंदर लोकसभा के सभी क्षेत्र जनसंख्या के अनुपात में समान होने चाहिए। छोटे राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कैसे क्या है वो जान लेते हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या 6 लाख से कम है उनके लिए प्रतिनिधित्व का उपरोक्त सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसलिए सिक्किम जैसे राज्यों को एक सीट यानी कि लोकसभा में प्रदान की गई है। अब आ जाते हैं लोकसभा सीटों का समायोजन एवं परिसीमन पर। संविधान में यह उल्लिखित है कि 10 वर्षों के बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की कुल सीटों में वृद्धि होगी तथा लोकसभा क्षेत्रों का पुनः परिसीमन भी होगा। परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 2000 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। 84वें संविधान संशोधन के बाद पुनः संशोधन करते हुए कहा गया कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली जनगणना के पश्चात लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में वृद्धि होगी। 543 लोकसभा सीटों के आकार को समानुपातिक बनाने के लिए कुलदीप सिंह आयोग का गठन किया गया और लोकसभा सीटों का वर्तमान आकार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर समायोजित किया गया। यानी सन 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर लोकसभा सीटों का कि मतलब कितनी क्या दी जाएंगी हर एक राज्य को वो बताया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की गई। इसलिए वर्ष 2001 में की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के समायोजन में अनुसूचित जाति व जनजातियों को फायदा हुआ और उनके लिए सीटें 84 और 47 हो गई। यानी अनुसूचित जातियों के लिए 84 और जनजातियों के लिए 47 सीटें हो गई। अब आ जाते हैं लोकसभा की निर्वाचन पद्धति पर, जिसमें पहले आओ पहले पाओ की पद्धति पर है। विधि आयोग की रिपोर्ट में चुनाव सुधारों के अंतर्गत यह कहा गया कि वर्तमान फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि पहले आओ पहले पाओ का पद्धति चुनाव प्रणाली के साथ साथ एवं समानांतर रूप में चुनाव की अनुपातिक प्रणाली यानी सूची प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए, जिससे प्रतिनिधि की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि पहले आओ पहले पाओ प्रणाली सीट प्रतिशत एवं वोट प्रतिशत के बीच समानुपात नहीं होता। यह उल्लेखनीय बिंदु है कि पहले आओ पहले पाओ के प्रणाली के बाद भी गठबंधन सरकारें बन रही हैं और लिस्ट सिस्टम के प्रयोग के बाद स्थायी सरकार की संभावना समाप्त हो जाएगी। अब आ जाते हैं लोकसभा का परिवर्तित जननांकीय प्रकृति। वर्तमान में लोकसभा में पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों जनजातियों का दबदबा स्थापित हो चुका है, जबकि आरंभिक रूप में लोकसभा में ऊंची जातियों वकीलों और बड़े जमींदारों का प्रभुत्व था। वर्तमान में कृषि से जुड़े हुए सांसदों की जनसंख्या यानी मतलब जनसंख्या तो क्या कहें संख्या में निर्णायक वृद्धि हुई है। अतः लोकसभा का स्वरूप लोकतांत्रिक हो रहा है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 62 है, जो कि अब तक की सर्वाधिक है लेकिन अपेक्षा से कम है। भारतीय जनता पार्टी को 16वीं लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हुआ, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी की टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाया या बीजेपी की लिस्ट पर टिकट पर लोकसभा में स्थान हासिल नहीं कर पाया। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एक एनजीओ है, नाम एनजीओ के आंकड़े के अनुसार लोकसभा के लगभग 150 सांसदों पर हत्या डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अतः भारत में राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जिसके अंतर्गत राजनेताओं ने चुनाव जीतने के लिए अपराधियों की सहायता ली है और उसके बाद अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। अतः अपराधी की चुनाव में विजयी होने लगा है, जो विधि के शासन के विचार के विरुद्ध है और विधि का निर्माण करने वाला ही विधि तोड़ने वाला है।
इससे आम जनता की संसद के प्रति आस्था घटी है और अपराधियों को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है, जो लोकसभा के लिए अत्यधिक नकारात्मक है और संसदीय लोकतंत्र की मान्यता के विरुद्ध है। अब आ जाते हैं संसद के कार्यों पर, जिसका सबसे पहला कार्य है विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है ये। दूसरा, आम जनता की आवाज़ या आम जनता की इच्छाओं को प्रकट करने की सर्वोच्च संस्था है। तीसरा, संविधान संशोधन की संविधान संशोधन इसी के द्वारा किया जा सकता है। चौथा, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं निगरानी इसी के द्वारा की जाती है। अब आ जाते हैं संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया पर। सबसे पहले है मंत्रिमंडल प्रस्ताव पारित करता है। फिर दूसरा, संबंधित मंत्रालय उसका प्रारूप तैयार करता है। तीसरा, फिर प्रत्येक प्रस्ताव विधि एवं न्याय मंत्रालय के पास जरूर जाता है। चौथा, प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्री के पास भेजा जाता है। पांचवा, संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा स्पीकर से संपर्क करेंगे। छठा, लोकसभा स्पीकर महासचिव से इसके बारे में संपर्क करेंगे। सातवां, फिर महासचिव इस प्रस्ताव को एक तारीख एवं समय देगा जब वह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आ जाते हैं सबसे पहला वाचन, जब बात होती है वो वाचन, पहला वाचन पर विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर विधेयक मंत्री द्वारा सांसदों के द्वारा लाया जाए तब इसे निजी विधेयक भी कहा जाता है। फिर आता है स्पीकर के अनुमति लेने के बाद मंत्री या सांसद विधेयक को प्रस्तुत करता है और इसकी प्रतिलिपि सभी एमपी के पास भेज दी जाती है। इसे गजट कहा जाता है। अब आ जाते हैं दूसरा वाचन पर। विधेयक पर चर्चा सदन में शुरू होगी। इसमें आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला, समय का अभाव होता है। सांसदों की संख्या अधिक होनी चाहिए, होना ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा, दलीय विभाजन। कोई किसी बात पर कीचड़ उछालता है, सदन की चर्चा में विघटन डालते हैं। फिर चौथा है विशेषज्ञता का अभाव, क्योंकि न तो कोई सांसद पढ़ता है न दिलचस्पी है उनको। समस्याओं के समाधान के लिए संसदीय समिति का गठन होता है। लोकसभा में बात कर लेते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य समिति में होंगे। इसे प्रवर समिति कहा जाता है, यानी सिलेक्ट कमेटी। इसमें सभी दलों के व्यक्ति होते हैं। इस समिति का कार्यकाल सीमित नहीं होता। संयुक्त समिति जो दूसरी वाली होती है, इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के। इसमें लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा के सदस्य आधे होते हैं। इन दोनों समितियों का गठन लोकसभा स्पीकर करता है। विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित किया जाता है, जिसमें जनता की राय के लिए याचिका समिति बनी हुई है। अब विधेयक पर खंडशः चर्चा होगी। संशोधन या मतदान पर होगा। इन पर पहले संशोधन होगा, फिर उसके बाद मतदान होगा। जैसे आपने संसद के जब कभी बाई चांस आपने देखा भी हो टीवी पर, तो उनमें फिर लास्ट में वोटिंग होती है। संशोधन व मतदान के बाद द्वितीय वाचन के द्वारा विधेयक पारित किया जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे वाचन पर। विधेयक को पारित करना, इसमें कोई मतदान या कोई चर्चा नहीं होती। इसमें वॉइस वोटिंग होती है। जैसे कहते हैं हाँ भाई पक्ष में है तो हाँ कीजिए हाँ, फिर अगर पक्ष में नहीं है नहीं, तो पर ज़्यादातर वो पक्ष में ही होते हैं, हाँ ही हो जाती है सबकी, क्योंकि स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है, तो इस वजह से सब हाँ ही हो जाता है। दूसरे सदन यानी राज्यसभा में विधेयक के बारे में जान लेते हैं। पहले सदन की भांति दूसरे सदन में भी हूबहू 3 चरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। यदि दूसरे सदन ने विधेयक को हूबहू पारित कर दिया है तो इसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल से एक्ट बन जाता है, यानी विधेयक से अधिनियम बन जाता है। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यसभा ने संशोधन का प्रस्ताव किया तो पुनः इस विधेयक को लोकसभा के समक्ष रखा जाएगा। अगर लोकसभा इन संशोधनों से सहमत है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। अब आ जाते हैं सदनों के बीच गतिरोध पर, यानी डेडलॉक जब बन जाता है, उसमें कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा पूर्णतः स्वीकृत कर दे। राज्यसभा उस विधेयक पर 6 महीने तक कोई विचार न करे। लोकसभा द्वारा
पारित विधेयक पर राज्यसभा ने संशोधन का प्रस्ताव किया हो जिसे लोकसभा ने अस्वीकृत कर दिया हो। अब इसके सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 में ये उल्लिखित है कि दोनों सदनों के बीच विद्यमान गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसमें अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे। अगर स्पीकर की अनुपस्थिति हो तब अध्यक्ष होंगे लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर यह भी उपस्थित न हो तो अध्यक्ष होंगे राज्यसभा का उपसभापति। आज तक 3 बार संयुक्त बैठक बैठी है। सबसे पहले जनरल रीजन जब था कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के बारे में 1961 में दहेज विधेयक पर। फिर दूसरा बैठा था, ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से था, जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस 1978 में बैंकिंग सर्विसेज अधिनियम पर। और तीसरा भी पॉलिटिकल रीजन था, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस 2002 में आतंकवादी विरोधी अधिनियम के उपलक्ष्य में बैठी थी ये। संयुक्त बैठक का प्रावधान संवैधानिक है, परंतु संयुक्त बैठक के द्वारा राज्यसभा में की शक्तियों की अवहेलना हो जाती है, क्योंकि संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होता है, जिसमें लोकसभा को निर्णायक लाभ मिल जाता है। और राज्यसभा वरिष्ठों का सदन है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और लोकसभा द्वारा निर्मित विधियों का पुनरावलोकन भी करती है, इसलिए इसकी उपेक्षा तर्कसंगत नहीं है। असहमति, मतभेद और आलोचना लोकतंत्र का मर्म है और राज्यसभा की उपेक्षा करके असहमति को उपेक्षित किया जाता है, जो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। यह बिंदु भी ध्यान देने योग्य है कि राज्यसभा द्वारा अनेक विधेयकों पर उठाई गई आपत्ति संवैधानिक एवं वैधानिक मुद्दों से संबंधित नहीं होती, बल्कि उनके राजनीतिक हितों को प्रतिबंधित करती है। इनके निष्कर्ष के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त बैठक का आयोजन एक अपवादिक प्रावधान है जो अब तक केवल 3 बार हुआ है, परंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोकतांत्रिक कार्यशैली से ही असहमतियों का समाधान एवं सामंजस्य संभव है। संसद में लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए विधि निर्माण में भी उसकी भूमिका प्रभावी हो रही है, तो यह संवैधानिक है। इसलिए संयुक्त बैठक संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है। अब आ जाते हैं संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण पर, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा बजट लाया जाता है। फिर ये लगभग 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करना और वोट ऑन अकाउंट होता है, यानी लेखानुदान पर होता है। यदि 31 मार्च से पहले बजट पारित न हो पाए तो सरकार के द्वारा संसद से लगभग 2 महीने के खर्च के लिए अग्रिम राशि प्राप्त करती है, क्योंकि सदन के द्वारा बजट पारित नहीं किया गया है। इसलिए व्यापगत होने का सिद्धांत यानी रूल ऑफ लैप्स। एक निश्चित वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह राशि उस वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समाप्त हो जाती है। अब जाते हैं कि सरकार की गुल्लक क्या क्या है। सबसे पहले है कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि, जिस पर नियंत्रण संसद का होता है। इसमें होता है कर, उधार, सरकारी कंपनियों जैसे। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा। सरकार इसमें बैंकर का कार्य करती है, जैसे कि LIC। इसके नियंत्रण करता है राष्ट्रपति। फिर हो रहा है कंटीजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि। कंटीजेंसी फंड में ट्रांसफर फंड, संचित निधि, ये होता है, अपने आप ही वो होता है। इनके भी नियंत्रण करता राष्ट्रपति जी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मैं बजट और धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बारे में बताऊंगा। विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल के वगैरह के बारे में बताऊंगा, जो संसद का ही पार्ट है। तो तब तक के लिए अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।